निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब सुपरवाइजर गुस्से में अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से उसकी चाबियां रेत पर गिर जाती हैं। सभी लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि चाबियां मत उठाना, लेकिन सुपरवाइजर किसी की बात नहीं सुनता। वह जैसे ही अपनी चाबियां उठाने के लिए रेत पर हाथ रखता है, तभी रेत उसे पकड़ लेती है। अब पहली बार सुपरवाइजर को भी समझ आ जाता है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। वह घबराकर अपने पास रखा पेपर स्प्रे निकालता है और रेत पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रेत के अंदर छुपा हुआ वह जीव उसके हाथ पर हमला कर देता है। देखते ही देखते उसका आधा हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वहां से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। यह देखकर सभी लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। इसी बीच कायली दूर से ही उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है। उसे लगता है कि शायद आगे जाकर यह स्प्रे उस जीव से बचने में काम आ सकता है, लेकिन तभी सुपरवाइजर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह पूरी तरह रेत पर गिर जाता है। अब रेत उसे अंदर खींचने लगती है। वह खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह भी पूरी तरह रेत के अंदर समा जाता है। अब सब लोग फिर से सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी उनकी आंखों के सामने मारी जा चुकी थी। इसके बाद ऊपर कैबिन में बैठे जोनाह के दोस्त आपस में बात करते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि सुपरवाइजर को शुरू में इसलिए कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसके जूते बहुत मजबूत थे। उसकी स्किन सीधे रेत को टच नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना नंगा हाथ रेत पर रखा, उस जीव ने उसे पकड़ लिया। इसीलिए कैबिन में बैठा वह लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको। अगर हम टॉवल को अपने पैरों पर बांध लेंगे तो शायद हमारी स्किन रेत को टच नहीं करेगी और हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब उसके दोस्त उसकी तरफ टॉवल फेंकते हैं, लेकिन टॉवल पकड़ने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधे नीचे रेत पर गिर जाता है। जैसे ही वह रेत पर गिरता है, रेत के अंदर से धागों जैसी कई चीजें बाहर निकलती हैं। वो चीजें असल में उस क्रीचर के टेंटिकल्स थे। वे टेंटिकल्स उसके पूरे शरीर से चिपक जाते हैं और उसका खून खींचने लगते हैं। वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता और देखते ही देखते वह भी बाकी लोगों की तरह रेत के अंदर गायब हो जाता है। यह देखकर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद कायली चांदा से कहती है कि कैबिन की ग्रिल को सीधा पकड़ कर रखो। कायली एक और ग्रिल लगाती है और फिर उसी के सहारे ऊपर कैबिन से कूदकर कार तक पहुंच जाती है। जैसे ही कायली कार में आती है, वह गुस्से में चांदा को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि इस बीच पर पार्टी करने का प्लान चांदा का ही था। अब दोनों मिलकर उस लड़की की मदद करने लगती है जिसकी उंगलियां कार की ट्रंक में फंसी हुई थीं। काफी कोशिशों के बाद वे उसकी उंगलियां ट्रंक से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वे उसके हाथ पर टॉवल बांध देती हैं ताकि खून ज्यादा न बहे। तभी दूसरी तरफ हम गिलबर्ट को देखते हैं। गिलबर्ट अभी भी उसी ड्रम के अंदर फंसा हुआ था। अब उसके शरीर से खून भी निकलने लगता है और जैसे ही उसका खून नीचे रेत पर गिरता है, रेत के अंदर से फिर से टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं। यानी उस क्रीचर को अब पता चल चुका था कि यहाँ एक और इंसान मौजूद है। दूसरी तरफ कायली और चांदा कैबिन की ग्रिल्स को जोड़कर टेबल तक जाने का रास्ता बना लेती है। अब चांदा उसी रास्ते से जोनाह के पास पहुंचती है। तभी कार की ट्रंक में फंसी हुई लड़की कायली से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर ये खून रेत पर गिर गया तो वह क्रीचर हम पर हमला कर देगा। इसीलिए कायली भी उसी ग्रिल के सहारे चलकर वहां पहुंच जाती है। अब आखिरकार वह घायल उंगली वाली लड़की भी ग्रिल पर चलना शुरू करती है। वह बहुत संभल कर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसके हाथ से लगातार खून निकल रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से खून की कुछ बूंदें नीचे रेत पर गिर जाती हैं और जैसे ही वह घबराकर खुद को संभालने की कोशिश करती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वह सीधे नीचे रेत पर गिर जाती है। बाकी लोग उसे बचाने के लिए चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रेत उसे भी अपने अंदर खींच लेती है और वह भी देखते ही देखते गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम गिलबर्ट को देखते हैं, जिसके ड्रम पर भी खून गिर रहा था और उसी खून की वजह से रेत के अंदर छुपे टेंटेकल्स अब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हम चांदा को देखते हैं। चांदा अपने पैरों पर टॉवल बांधती है और धीरे धीरे रेत पर चलना शुरू करती है। इस बार उसे कुछ नहीं होता, यानी टॉवल की वजह से उसकी स्किन सीधे रेत को टच नहीं कर रही थी। चांदा जल्दी से सुपरवाइजर की कार के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर गिलबर्ट भी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब शायद सब लोग यहाँ से बच जाएंगे, लेकिन गिलबर्ट को यह नहीं पता था कि नीचे से उन टेंटिकल्स ने उसके ड्रम को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। अब अचानक वे टेंटिकल्स काफी बड़े हो जाते हैं और गिलबर्ट के पूरे शरीर से लिपट जाते हैं। गिलबर्ट दर्द से चिल्लाने लगता है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टेंटिकल्स उसे नीचे खींच लेते हैं और इस तरह गिलबर्ट भी मारा जाता है। अब वह क्रीचर पहले से ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था, क्योंकि अब तक वह कई लोगों को खा चुका था। इसके बाद वह क्रीचर सुपरवाइजर की कार के पास आता है और कार को जोर जोर से हिलाने लगता है। कार हिलने की वजह से चांदा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह कार के ऊपर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। अब कायली बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। जो लोग अभी तक जिंदा थे
उनकी हालत भी बहुत खराब थी। जोनाह घायल था, चांदा बेहोश थी और चारों तरफ सिर्फ डर ही डर था। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात होते ही चांदा को भी होश आता है। वह किसी तरह खुद को संभालती है और अपनी चोट को सहलाते हुए उठती है। अब वह बिना समय बर्बाद किए कार के ऊपर कुछ ढूंढने लगती है ताकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। तभी किस्मत से उसे वहाँ एक लाइफ राफ्ट मिल जाता है। चांदा तुरंत उस राफ्ट को नीचे गिरा देती है और देखते ही देखते वह राफ्ट हवा से भरकर एक मजबूत रबर बोट जैसा बन जाता है। अब वे लोग जोनाह को उसी राफ्ट पर लिटाते हैं और उसे खींचते हुए कार तक लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही कायली कार के अंदर घुसने वाली होती है, तभी वह क्रीचर अपने टेंटिकल्स से कार का डोर बंद कर देता है। यहाँ उस क्रीचर के टेंटिकल्स चमक रहे होते हैं और उनमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही होती है। कायली यह देखकर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह किसी तरह कार के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ उसे पेट्रोल का एक कैन दिखाई देता है। कायली उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रीचर अपने टेंटिकल्स से उस कैन को पकड़ लेता है। इसलिए कायली बिना समय बर्बाद किए दूसरा पेट्रोल कैन उठाती है और फिर कार के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देती है। अब कायली बिना देर किए उसमें आग लगा देती है। जैसे ही आग लगती है, उस क्रीचर के टेंटिकल्स भी जलने लगते हैं। वह दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है और इधर उधर हिलने लगता है। कायली तुरंत मौका देखकर कार के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वह क्रीचर अभी भी पीछे नहीं हटता। वह अपने टेंटिकल्स से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। कायली अंदर से पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पकड़े रहती है, लेकिन अब आग की वजह से उस क्रीचर की ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। वह कुछ देर तक तड़पता है और फिर वापस रेत के अंदर चला जाता है। अब यह रात उन लोगों के लिए बहुत लंबी हो चुकी थी। तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वे लोग कार के अंदर ही बैठे बैठे रात काटते हैं। जब सुबह होती है तो कोई उनकी कार का शीशा खटखटाता है। कायली आंख खोलकर देखती है तो बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है। अब कायली धीरे धीरे कार से बाहर आती है। वह बहुत डरते हुए अपना पैर रेत पर रखती है, लेकिन इस बार उसका पैर रेत से नहीं चिपकता। यह देखकर कायली को थोड़ी राहत मिलती है। फिर चांदा भी बाहर आती है। दोनों को लगता है कि शायद रात में आग लगने की वजह से वह क्रीचर मर चुका है, क्योंकि अब बीच बिल्कुल शांत था। जोनाह के घाव बहुत गहरे हो चुके थे। रात भर इन्फेक्शन और खून बहने की वजह से उसकी जान जा चुकी थी। लेकिन एंडिंग में हमें एक बहुत हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। असल में वह क्रीचर मरा नहीं था। वह सिर्फ रेत से निकलकर समंदर के पानी में चला गया था। अब वह पानी के अंदर आगे बढ़ रहा था और सीधे शहर की तरफ जा रहा था। यानी बीच पर जो कुछ हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। और इसी के साथ यह खतरनाक बीच हॉरर स्टोरी यही खत्म होती है।